नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष होने वाली सीजीएसआई की परीक्षा व्यापम ले रहा है और इस वर्ष उसमें हिंदी व्याकरण विषय को भी सम्मिलित किया हुआ है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट जा रहा था कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे, कैसे हमें उन्हें हल करना होगा। तो इसी चीज के अंतर्गत काफी गहराई से अवलोकन करने के पश्चात हम आपके लिए कुछ प्रश्नों के संग्रह लेकर आए हैं। इन प्रश्नों की इस परीक्षा में आने की काफी ज्यादा संभावना है, तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा समझिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं परीक्षा में। और ये आपका पूरा एक सीरीज बनेगा, हम काफी सारे इसमें आपके प्रश्न लेकर आएंगे। 20-20 प्रश्न का आपका सीरीज बनेगा और इस तरीके के आपको सारे प्रश्न हम देते जाएंगे, जो भी प्रश्न हमने छांट के आपके लिए रखे हुए हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही है, इस वाक्य में हरियाली शब्द का संज्ञा भेद क्या है। देखिए, ध्यान से पढ़िए इस वाक्य को, खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही है। तो हमें बताना है कि ये जो शब्द है हरियाली, इसमें कौन सी संज्ञा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। देखिए कैसे हुआ। तो देखिए, ये जो शब्द है हरियाली, ध्यान से देखिए, क्या ये कोई जाति है? नहीं। अगर वहां पे घास लिखा होता कि खेतों में चारों ओर घास नजर आ रही है, इस तरीके का कुछ, तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा होता। लेकिन ये हरियाली लिखा है, हरियाली क्या है? जातिवाचक नहीं है, व्यक्ति का नाम भी नहीं है, ये एक प्रकार का भाव है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना खुशहाली, उसी प्रकार से हरियाली। तो ये क्या आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा संज्ञा से है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है। अब देखिएगा बड़े ध्यान से इस प्रश्न को। इसका सही उत्तर पहले बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। तो देखिए कैसे हुआ। तो देखिए, संज्ञा हमने पढ़ा है क्या होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो देखिए, क्रोध क्या है? हमारा भाव का एक नाम है ना। क्रोध हमारा एक भाव होता है, तो यहाँ पे शब्द संज्ञा क्या है? क्रोध है। अब देखिए, कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं, क्रोधी में सही लगा देते हैं। देखिए, इस साल जो टेट का परीक्षा हुआ था उसमें भी यह प्रश्न आया था कि क्रोधी शब्द क्या है। तो वहां पे कई सारे ऑप्शंस में दिए थे, तो उसके लिए भी एक व्यक्ति ने बहस किया था हमारे साथ कमेंट में। वो क्रोधी को संज्ञा बता रहा था, बार बार हम उसे समझा रहे थे, वो समझने का नाम नहीं ले रहा था। तो आपको ये गलती नहीं करना, आपको ध्यान देना है कि जो क्रोधी शब्द है वो एक विशेषण है, लेकिन संज्ञा क्या है? क्रोध है। क्रोध संज्ञा का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव का नाम। ठीक है, तो भाव का नाम है क्रोध, भाव का नाम क्रोधी नहीं होता। भाव जिसके अंदर में आता है, क्रोध का भाव जिसके अंदर आएगा उसे क्रोधी बोलते हैं। तो क्रोधी आपका विशेषण है और क्रोध आपका संज्ञा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, गुण संधि का उदाहरण है, यानी गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, महर्षि। देखिए कैसे हुआ। तो महर्षि का अगर हम संधि विच्छेद करके देखें तो ये हो जाएगा आपका महाधन ऋषि। तो देखिए, हमें पता है संधि में क्या होता है कि दो शब्दों का जो वर्ण होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ये दोनों वर्ण मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं, यानी कि इनमें परिवर्तन हो जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं महा का आ, महा का आ और ऋषि का ऋ, ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है। तो देखिए महर्षि, महर्षि, महर, और देखिए यहाँ पे अर शब्द आ रहा है। अब ध्यान से देखेंगे तो महर्षि। तो देखिए आ धन री मिलकर क्या बन रहे हैं? अर हो जा रहे हैं। तो देखिए, गुण स्वर संधि का परिभाषा हमने पढ़ा हुआ है, मैं बता देता हूं क्या होता है गुण स्वर संधि में। याद रखिएगा कि यदि अ या फिर आ के बाद, अ या फिर आ के बाद अगर कोई विजातीय स्वर में, जैसे कि अगर ई, उ या फिर अगर री आता है, तो वहां पे ई से क्या बन जाता है? ए, उ का ओ और री का अर हो जाता है। ये किसमें होता है? ये गुण स्वर संधि में होता है। तो ये नियम हम देख सकते हैं गुण स्वर संधि का, किसमें लग रहा है? महर्षि में लग रहा है। बाकी में अगर आप चाहें तो संधि निकाल के देख सकते हैं, बाकी में ये इस तरीके से नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए, सूर्योदय का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सूर्यधन उदय। सही उत्तर हो जाएगा सी, सूर्यधन उदय। और अगर बात करते हैं संधि के प्रकार की, तो ये हो जाएगा आपका सूर्य धन उदय। अब देखिए, सूर्य का अ और उदय का उ, दोनों मिलके क्या हो गया? सूर्योदय, ओ हो गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अ या आ के बाद, अभी हमने पढ़ा ना, अ या आ के बाद ई, उ या री आए, तो वहां पे ई का ए, उ का ओ और री का अर हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे उ का ओ बन गया है, तो किसमें पढ़ा हमने? गुण स्वर संधि में। तो इसका कौन सा संधि हो जाएगा? गुण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, सब इंस्पेक्टर परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हमारा टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया गया है, जिसका समय सारणी आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का समय सारणी दिया गया है। तो यदि आप सब इंस्पेक्टर या शिक्षा भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है।
क्योंकि यह पूरी तरीके से आयोग के पैटर्न पर आधारित है। जिस तरीके से परीक्षा में आप लोगों से प्रश्न पूछा जाने वाला है, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रश्न डिजाइन किया है। तो यदि आप इनमें से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप यह टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अपने मित्रों को भी इस चीज की सूचना दे सकते हैं कि हमारा टेस्ट सीरीज चालू हो चुका है और उन्हें वो ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ये दिया गया जो नंबर है, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस फॉर्म को भर के आप रजिस्टर करवा सकते हैं। वहां पे आप लोगों को इसका फीस वगैरह और सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? मतलब कि हिंदी में कितने व्यंजन है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है उनको। याद रखिए, कुल अगर पूछता है कि स्वर कितने हैं हिंदी भाषा में, तो याद रखिएगा हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं, अ आ इ ऊ री और ए ऐ ओ औ। इसके बाद अगर पूछता है कि व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजनों की संख्या याद रखिएगा 33 है। लेकिन अगर पूछता है कि कुल वर्ण कितने हैं, देखिए कुल वर्ण कितने होते हैं आपके हिंदी में, तो याद रखिएगा 52। कितना बोलना है आपको? 52। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्वर और व्यंजन दोनों को मिला के यहाँ पे हो गया 33 और 11 44। तो बाकी के 8 कहाँ गए? तो देखिए बाकी के 8 यहाँ से आएंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को भी कि दो यहाँ पे हो गए आपके अयोग वाह। देखिए अयोग वाह, अयोग वाह क्या होता है? जो अं और अह, दो अयोग वाह होता है आपका। देखिए अं और अ, दो अयोग वाह वर्ण हो गए। 4 याद रखिएगा आपके संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हो जाएंगे? 4। क्या क्या होता है? तो देखिए छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन मतलब ये दो व्यंजनों के मेल से ये बनता है। तो ये हो गए आपके। बाकी के दो आप याद रखिए द्विगुण व्यंजन भी होते हैं। त्रिगुण व्यंजन क्या होता है? तो देखिए त्रिगुण व्यंजन जो ड और ढ होता है उसमें बिंदी लगाने के बाद देखिए दो शब्द बनता है आपका ड़ और ढ़। ये जो दोनों आपके शब्द होते हैं ये आपके त्रिगुण व्यंजन। तो देखिए 11, 33, 44, 2, 40, 50 और 2, 52, ये आपके हो गए कुल वर्ण 52। इस तरीके से आपके होते हैं। तो ये आप इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोटा। लोटा हमारा देशज शब्द है। अब देखिए यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन कैसे होता है। अब लोग सोचते हैं कि जो खेत है, भाई खेत भी तो हमारे ही देश का शब्द है, तो ये भी देशज होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा जो खेत है वो देशज में नहीं लेंगे, ये आपका तत्सम और तद्भव में हो जाएगा। जो खेत है वो आपका कौन सा शब्द है? ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, खेत का तत्सम रूप हो जाता है आपका क्षेत्र। इस चीज को भी याद रखिएगा। तो लोटा जो है, लोटा आपका देशज में होता है। देखिए देशज, देशज, तद्भव, तत्सम, इस तरीके से हम शब्दों को देखते हैं। ठीक है, तो खेत आपका तत्सम तद्भव वाले में आएगा। तो खेत अगर तद्भव पूछेगा तो आप खेत में लगाएंगे, देशज पूछेगा तो लोटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मृगनयनी में कौन सा समास है? तो देखिए मृगनयनी में समास ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। देखिए कैसे हुआ। तो मृगनयनी का समास विग्रह करके अगर देखें तो ये हो जाएगा मृग के समान नयन। नयन यानी क्या होता है? आंख, चक्षु, है ना। तो मृग के समान नयन। अब देखिए मृग के समान नयन। अब देखिए कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास में याद रखिएगा कि जहां पे पहला पद आपका विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। ठीक है, मैंने क्या कहा? देखिए पहला पद आपका विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। किसमें? कर्मधारय समास में। मतलब पहला वाला जो आपका शब्द है वो दूसरे शब्द की विशेषता बताता है कि देखिए नयन है, नयन कैसा है? तो मृग के समान है, तो उसकी विशेषता बताया ना। तो ये किसमें हो जाएगा? आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। याद रखिएगा जिस समास में भी विशेषण और विशेष्य का संबंध हो जाता है वो कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कागज का बहुवचन होता है। तो देखिए कागज का बहुवचन क्या होता है? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा गलत कर देते हैं कई लोग, यहाँ पे कागजे या कागजों कर देते हैं। ध्यान रखिएगा कागज का बहुवचन भी कागज ही होता है। कैसे होता है? देखिए अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक कागज है, ठीक है, मेरे पास एक कागज है, ठीक है, तो मेरे पास एक कागज है बोला मैंने, यहाँ पे एक वचन है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कुछ कागज है, अब बहुवचन हो गया ना, एक से ज्यादा है। तो मेरे पास कुछ कुछ कागज है, तो इसे कैसे बोलेंगे? मेरे पास कुछ कागजें हैं, ऐसा बोलते हैं क्या? या मेरे पास कुछ कागजों हैं, कुछ कागजी हैं, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, मेरे पास कुछ कागज हैं, यही होगा।
ठीक है। और कागज में याद रखिएगा, कागज में यहाँ पे आपका नुक्ता लगता है, ठीक है, कागज में यहाँ पे नुक्ता लग जाएगा, कागज। ये भी चीज याद रखिएगा कि ये जो कागज है ये आपका फारसी शब्द है, ठीक है। ये जितने भी नुक्ता वाले शब्द होते हैं ना आपके फारसी शब्द होते हैं, ये यहाँ पे जो गोल लगे रहता है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? देखिए वचन का अर्थ क्या होता है? वचन मतलब हम किस चीज को देखते हैं, तो हम संख्या को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। हम देखिए अभी भी हमने इससे पहले जो बनाया था कागज, हमने वचन वहां पे बताया, तो हम क्या देख रहे थे, हम उसकी संख्या देख रहे थे ना, ठीक है। तो हम संख्या बताते हैं, अगर कोई वस्तु एक है तो एक वचन, अगर एक से ज्यादा है तो बहुवचन होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, द्विवचन नहीं होता। द्विवचन किसमें होता है? संस्कृत में होता है। चलिए अगला प्रश्न, गुड़िया का बहुवचन होगा, तो देखिए गुड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुड़िया हो जाएगा। देखिए किस तरीके से बोलते हैं हम, जैसे कोई लड़की है वो कैसे बोलेगी, मेरे पास एक गुड़िया है, मेरे पास एक गुड़िया है, ठीक है। तो देखिए ये बोल रही है मेरे पास एक गुड़िया है, ऐसा। अब अगर उसके पास बहुत सारी गुड़िया है तो वो कैसे बोलेगी, जैसे मान लीजिए 5 गुड़िया, तो वो बोलेगी मेरे पास 5 गुड़िया है। वो ऐसा तो नहीं बोलेगी कि मेरे पास 5 गुड़िया है, ठीक है। या एक चीज याद रखना बस, या के ऊपर चंद्र बिंदी लग जाएगा तो ये बहुवचन है, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोलेगी कि मेरे पास गुड़ियों है, मेरे पास 5 गुड़ियों है, 5 गुड़ियों या 5 गुड़िया है, नहीं, मेरे पास 5 गुड़िया है, गुड़िया गुड़िया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से स्त्रीलिंग की पहचान करें। स्त्रीलिंग कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पर। देखिए कैसे पता चला, तो याद रखिएगा हिंदी में सबसे पहले बता देता हूँ, दो वचन होते हैं आपका, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग नहीं होता, नपुंसक लिंग किसमें होता है? आपका संस्कृत में होता है, ठीक है। हिंदी में सिर्फ दो ही वचन। अब इसमें से याद रखिएगा कि हिंदी में जो लिंग है वो अर्थ के आधार पे होता है, प्रयोग या फिर अर्थ के आधार पे। तो हम देखिए किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं, जैसे पर्दा, पर्दा को कैसे बोलेंगे कि पर्दा फट गया, पर्दा फट गया। हम ऐसा तो नहीं बोलते कि पर्दा फट गई, नहीं, फट गया बोलते हैं, तो गया शब्द है, मतलब समझ में आ रहा है पर्दा क्या है, पुल्लिंग है। पनीर, पनीर बोलते हैं कि पनीर, दूध से पनीर बनता है, दूध से पनीर बनती है नहीं, बनता है बोलते हैं, तो बनता है, मतलब पनीर क्या है आपका, पुल्लिंग है। परिचय, परिचय भी क्या है, कृपया अपना परिचय दो, ठीक है, उसने अपना परिचय दिया, उर्मिला अपना परिचय देती है, ठीक है। अपना परिचय, अपनी परिचय नहीं, ठीक है। तो यहाँ परिचय भी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। पर परत स्त्रीलिंग है। अब हम कैसे बोलते हैं कि परत जम गई है, जैसे बोलते हैं ना दूध में मलाई की परत जम गई, ठीक है। तो जम गया नहीं बोलते, जम गई सही होगा आपका, ठीक। तो जम गई तो परत स्त्रीलिंग है यहाँ, इसलिए गई शब्द प्रयोग हुआ। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप लिंग का पहचान भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, गुड़ का विलोम क्या होगा? तो देखिए गुड़ का विलोम शब्द हो जाता है दोष, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, मनोज का पर्यायवाची क्या है? देखिए मनोज का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामदेव होता है, ठीक है। मनोज का पर्यायवाची कामदेव। अगर आप किसी दोस्त का नाम मनोज है तो आप उसे बोल सकते हैं, ए कामदेव इधर आओ, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए हमें पता है कि संस्कृत के कुछ शब्द होते हैं जो कि हम हिंदी भाषा में भी ज्यों का त्यों प्रयोग में करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी का सही उत्तर हो जाएगा तत्सम शब्द। चलिए अगला प्रश्न, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती। देखिए कुछ ऐसी ध्वनियां होती हैं जिनका प्रयोग करने के लिए आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसके बिना उनका उच्चारण ही नहीं हो सकता। तो क्या होते हैं? वे व्यंजन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि मैं बोला क, तो क देखिए अ आ रहा है, मैं बोला ग, ग में भी अ आता है, ठीक है। तो इसमें स्वर होते हैं, ठीक है। बिना स्वर के मैं कैसे बोलूंगा, क ऐसे होता है आपका, ग ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हम एकदम जल्दी से बोलने की कोशिश करते हैं, वहां पे सोचते हैं कि अ मत बोल पाए, ठीक। तो हम भी जब भी उच्चारण करते हैं ना व्यंजन का, तो हम वहां पे आपका अ छुपा होता है, तो याद रखिएगा। तो बिना स्वर की सहायता के व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। हम लिख भले सकते हैं देखिए इस तरीके से हलंत लगा के, लेकिन उच्चारण नहीं कर सकते, ठीक है। उच्चारण कब कब होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे मैं बोला कि मक्खन, तो मक्खन बोला तो यहाँ पे इसका उच्चारण नहीं हुआ, है ना, अ को हमने यहाँ पे काट दिया, लेकिन ये आधा का है। लेकिन अगर हम सामान्य देखें, ध्वनि की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर मेरे को न बोलना है तो मुझे वहां पे स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न, किए गए उपकार को न मानने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा कृतज्ञ कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है?
देखिए सकर्मक क्रिया नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रणवीर बहुत देर से टहल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे हुआ? तो देखिए सबसे पहले सकर्मक क्रिया क्या होती है, तो याद रखिएगा ऐसी क्रिया जिसमें कर्म होता है, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया बोलते हैं। अब कर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा कि क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है, क्या होता है कि क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे? उसे कर्म बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे सोहन ने रोटी खाई, तो देखिए सोहन ने खाई, क्या खाई? रोटी खाई। रोटी पे प्रभाव पड़ा, रोटी कम हो गया, रोटी को खा लिया, तो ठीक है, तो रोटी क्या है? कर्म है, तो इसमें कर्म है इसलिए सकर्मक क्रिया हो गया। हमें नहीं वाला बताना है। महेंद्र ने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई? पाठ पढ़ा। पाठ में असर पड़ रहा है ना, उसे प्रभाव पड़ रहा है कि महेंद्र ने क्या पढ़ा? पाठ पढ़ा, तो वो पढ़ा जा रहा है। रणवीर बहुत देर से टहल रहा है, बहुत देर से टहल रहा है, भाई कहाँ टहल रहा है? सड़क पे टहल रहा है, छत पे टहल रहा है? नहीं बताया, वहां पे कर्म नहीं है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया नहीं है। यहाँ पे देखिए उसने बुलाया, किसको बुलाया? कृष्ण को बुलाया, तो कृष्ण यहाँ पे कर्म है ना, कि बुलाने का प्रभाव किसी पड़ रहा है? कृष्ण पे पड़ रहा है, कृष्ण को बुलाया जा रहा है, उन्हें चल के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका? इस तरीके से आप सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निशाचर में कौन सा समास है? तो देखिए कौन सा समास है, पहले इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। कैसे पता चला? देखिए निशाचर का अगर आप समास शीघ्र करेंगे तो ये हो जाएगा निशा में विचरण करने वाला। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला। निशा का अर्थ क्या होता है? निशा का अर्थ होता है रात्रि, याद रखिएगा रात। तो रात में कौन विचरण करता है? राक्षस विचरण करता है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, याद रखिएगा बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि ये जो आपके दोनों शब्द होते हैं, निशा में विचरण करने वाला, ये अप्रधान होते हैं, और ये जो आपका ये जो समास होता है यह क्या करता है? किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं तीसरा अर्थ यहाँ पे हुआ क्या? राक्षस। कि निशाचर का एक और अर्थ निकल के आया राक्षस, और राक्षस यहाँ पे प्रधान है। ठीक है, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं, ऐसा समास जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं और किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं जो कि प्रधान होता है तीसरा पद, उसे क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसके प्रकार भी जान लेते हैं, याद रख लीजिएगा। पहला हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा है वह आपका निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 प्रकार के आपके सर्वनाम होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। कभी कभी इनके प्रकार भी आपसे पूछ सकता है, उदाहरण देके कि बताइए ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? देखिए कौन सा शब्द विशेषण है जो कि संज्ञा से बना हुआ है, ये हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुलीन। ठीक है, कुलीन शब्द क्या है हमारा? एक विशेषण है। हम बोलते हैं ना कि यह बंदा कुलीन है। कुलीन मतलब क्या होता है? जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसे कुलीन बोलते हैं। तो ये कौन से शब्द से संज्ञा से बना हुआ है? तो याद रखिएगा कुल शब्द से। आपका कुल मतलब अच्छे कुल वाला कुल, टोटल वाला कुल नहीं, तो कुल वाला से बना हुआ है आपका कुलीन। ठीक है, कुछ लोगों से पूछो कि किससे बना है तो बोलते हैं कुली से कुलीन बना है, बोल देते हैं। तो कुली से कुलीन नहीं बना है, कुल से कुलीन बना है। ठीक है, याद रखें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियो हम अभी और इस सीरीज में लेकर आने वाले हैं। तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, इससे मिलता है हमें मोटिवेशन। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी कुछ पढ़ाई कर पाए। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।